Respected Dr. Wasim Rahman Sahib, Chairperson, Research Society, and Mr. Aleem Sahib from IT department, and my dear student, Assalamu alaikum. It's a pleasure and honor for me to present in front of you the topic which was how to read a research paper and do a literature survey. बेटा जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ जिसका हमें कन्फ्रंट करना पड़ता है, जिस चीज़ को हमें फेस करना पड़ता है, वो ये है कि हमने रिसर्च जो मटेरियल है, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं आपकी डोमेन में, उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे समझना है। तो बेटा जब भी रिसर्च बेसिकली एक नॉलेज क्रिएशन प्रोसेस है। रिसर्च में आप क्या करेंगे, आप न्यू नॉलेज क्रिएट करेंगे। अननोन जो है उसको नोन बनाएंगे आप। देखिए ना, रिसर्च जैसे अल्लाह के औलिया के मतलब मशहूर है कि वो ऐसी चीज़ें बताते हैं जो नहीं पता होती, ठीक है। अननोन चीज़ों को बताते हैं कि ये अल्लाह ताला अपने नॉलेज में से थोड़ा सा नॉलेज हम इंसानों को भी दे देते हैं, शेयर करते हैं हमारे साथ। तो वो किन को देते हैं? जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स, ठीक है। औलिया अल्लाह उसे फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो रिसर्चर हैं, हम लोग भी हैं, तो हम जब अल्लाह हमें नॉलेज देता है तो हम भी औलिया की सफ़ में शामिल हो जाते हैं, अल्लाह के फ्रेंड्स बन जाते हैं। क्यों? वजह क्या है कि हम अननोन नॉलेज जो पहले किसी को नहीं पता था, वो हमें पता चलता है, हमें अल्लाह अता करता है, और हम इन दी फॉर्म ऑफ रिसर्च दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये जो जॉब है ना रिसर्चर की, तो ये बड़ी एक ख़ास और मोहतरम जॉब है, ठीक है। तो इसमें हमेशा एक साफ़ दिल के साथ और साफ़ दिमाग के साथ आप आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप के नीयत साफ़ नहीं है, दिल साफ़ नहीं है, तो फिर आप रिसर्च में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो अभी जो पहला पार्ट है मेरे प्रेजेंटेशन का, वो है हाउ टू रीड अ पेपर, ठीक है बेटा। तो इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम एक पेपर है उसको कैसे रीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, ये एक पेपर था हाउ टू रीड अ पेपर कैशव, ये इनकी तरफ से हमने इनके पेपर के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं, यहाँ से हमने मटेरियल लिया मैंने, ठीक है। तो अभी आपके सामने कंटेंट हैं। सबसे पहले जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमें पेपर पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, रीज़न। हमने काम कर रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, क्या बेनिफिट है, हम क्यों पेपर पढ़ें, ठीक है। कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से हमें पेपर पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप किसी कॉन्फ्रेंस के या जर्नल के रिव्यूअर हैं और आपको ये टास्क असाइन किया गया है कि आपने इस पेपर के ऊपर रिव्यूज़ देने हैं, ठीक है। आम तौर पे क्या होता है, जब हम रिसर्च पब्लिश करते हैं अच्छी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में या जर्नल में, तो प्रोसेस ये होता है कि हम अपना पेपर सबमिट करते हैं और वो पीयर रिव्यू के लिए जाता है। पीयर रिव्यू का मतलब है कि हमारी तरह के दूसरे रिसर्चर्स, दूसरे प्रोफेसर्स जो हमारी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनको हमारा काम शो किया जाता है, उनको दिखाया जाता है और उनसे फीडबैक लिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या हमारा जो काम है वो वर्दी है, उसको पब्लिश किया जाना चाहिए, उसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पीयर रिव्यू प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी कॉन्फ्रेंस ने या किसी जर्नल ने मुझे या किसी भी रिसर्चर को हायर कर लिया है इस टास्क के लिए, तो फिर मुझे वो पेपर को रिव्यू करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा।
पढ़ने के बाद ही मैं अपना फीडबैक दे सकता हूँ। या जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये बात है कि आपकी क्लास के टीचर आपको ये टास्क असाइन करते हैं कि आप ये पेपर एक पढ़ें, आपकी डोमेन एक ख़ास डोमेन है, इसमें जाकर पेपर पढ़ें और इसको प्रेजेंट करें क्लास के अंदर, या इसकी समरी लिख के लेके आएँ। ठीक है, तो ये अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल इस चीज़ को इनकरेज करती हैं कि आप रिसर्च पेपर पढ़ें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड जो मकसद है इसका रिसर्च पेपर पढ़ने का, वो ये हो सकता है कि हम अपनी करंट फील्ड के मुतल्लिक अप टू डेट रहना चाहते हैं। मैं रिसर्चर हूँ, मैं 5 साल से 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी फील्ड में लेटेस्ट क्या हो रहा है, क्या लोग काम कर रहे हैं, क्या नई चीज़ें आ रही हैं, तो फिर मुझे लेटेस्ट रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे। अगर मैं लेटेस्ट रिसर्च नहीं पढ़ूँगा तो मैं अपनी फील्ड के मुतल्लिक अपडेट नहीं रह सकूँगा और मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा। ठीक है, तो मुझे रेलिवेंट रहने के लिए भी रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे, आल्दो कि मेरा 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास थर्ड ये हो सकता है कि आपने लिटरेचर रिव्यू तैयार करना है। एक डोमेन है, एक फील्ड है जिसके अंदर आपने लिटरेचर रिव्यू तैयार करना है, तो उसके लिए भी फिर आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये रीज़न्स हैं बेटा जो कि आपको मोटिवेट करते हैं कि आप रिसर्च पेपर्स पढ़ें। ठीक है, इसके साथ बेटा रिसर्चर्स हैं वो हंड्रेड्स ऑफ आवर्स जो हैं वो अपनी लाइफ में स्पेंड करते हैं रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए। तो ये एक इतना अहम काम है और आप अपना कीमती टाइम रिसर्च पेपर पढ़ने पे दे रहे हैं, तो इस काम के लिए फिर आपको स्किलफुल होना चाहिए। स्किल होगा आपके पास तो आप अच्छे तरीके से ये काम कर सकेंगे, और अगर आप स्किलफुल नहीं होंगे तो आप हिट एंड ट्रायल, एरर एंड ट्रायल करेंगे, आप बार बार कोशिश करेंगे, कभी गलत करेंगे, कभी ठीक करेंगे। अगर आप ये स्किल सीख लें, आप बड़ों से सीख लें, तो आपके लिए आसानी रहेगी कि आप ये टास्क बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ख़ास तौर पे जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, एमफिल के, एमएस के, उनके लिए ये बड़ा अहम है कि उनको ये स्किल टाट किया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको बताया जाए। और ख़ास तौर पे बीएस के बच्चे भी जो आगे एमफिल करना चाहते हैं, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बेसिक टास्क है, काम है जो उनको बताया जाना चाहिए। तो इसी सिलसिले में फिर हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है ताकि आप लोग हैं, आप लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट हो। ठीक है बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं इनटू द रीडिंग पेपर के कैसे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आज की मेरी टॉक है इसमें बेसिकली हम प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे। प्रोसेस कैसे होगा, पेपर को कैसे रीड करेंगे, इसका क्या प्रोसेस है, लिटरेचर सर्वे कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, पिछली जो प्रेजेंटेशन थी डॉक्टर वसीम साहब की, उसके अंदर कंटेंट्स के ऊपर फोकस किया गया था कि लिटरेचर सर्वे के अंदर कंटेंट्स किस तरह के होंगे, उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, उनका कम्बिनेशन क्या होगा। ठीक है, लेकिन आज की प्रेजेंटेशन में हम प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे कि लिटरेचर सर्वे का प्रोसेस क्या होगा और पेपर रीड करने का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है बेटा, तो पेपर रीड करने के थ्री पासेस हैं। ठीक है, 3 पासेस अप्रोच है जिसकी मदद से हम पेपर को रीड कर सकते हैं। तो पहला हम पास जब करेंगे पेपर के ऊपर, तो उसमें हमारा बेसिक जो गोल होगा कि हमने उस पेपर का जनरल आइडिया ग्रैस्प करना है कि वो पेपर किस चीज़ के मुतल्लिक है, उसका एक जनरल आइडिया हमें पता चल जाना चाहिए जब हम पहला पास से गो थ्रू होंगे। ठीक है, उसके बाद है सेकंड पास। सेकंड पास में क्या होगा कि इसमें हम पेपर के कंटेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। हम डिटेल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम उसके कंटेंट्स के ऊपर, उसके मेन पॉइंट्स के ऊपर हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे पास लास्ट पास है, थर्ड पास, इसमें हम क्या करेंगे कि पेपर को फुली अंडरस्टैंड करेंगे।
ठीक है। तो जो पहला पास है उसमें हम पेपर को क्विकली रिव्यू करेंगे। इस प्रोसेस में आम तौर पे 5 से 10 मिनट लग सकते हैं और इस प्रोसेस में हमने एक बहुत अहम डिसीजन करना होता है। वो डिसीजन ये करना है कि क्या हमें अगले पासेस पे जाना चाहिए या नहीं, सेकंड और थर्ड पास करना चाहिए इस पेपर का या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही अहम डिसीजन है, ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं। तो अब इस पास में हमें क्या पता चलना चाहिए, इस पास में हमारे पास स्टेप्स क्या हैं, हमने क्या करना है। इस पास में हमने सबसे पहले पेपर का टाइटल पढ़ना है, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। जो पेपर की समरी है ना, अगर मैं कहता हूँ, वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर होती है और एब्स्ट्रैक्ट की समरी उसके टाइटल के अंदर होती है। जो अच्छे वेल रिटन पेपर होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स होते हैं, वो उसके टाइटल से ही उस पेपर को समझ जाते हैं। लेकिन ये जो कमाल है ये प्रैक्टिस से आता है, मेहनत से आता है। जब आप बार बार कई सालों का आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप सिर्फ टाइटल पढ़ने के बाद ही आप पेपर को गेस कर लेते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो पेपर आपके रेलिवेंट है और उस पेपर में क्या चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब आप बिगनर होते हैं तो ये स्किल आपके पास नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर रीड करना पड़ता है, आपको एब्स्ट्रैक्ट रीड करना पड़ता है, आपको इंट्रोडक्शन रीड करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेक्शंस और सब सेक्शंस की हेडिंग्स को आपने पढ़ना है, उसकी डिटेल्स को बिल्कुल नहीं पढ़ना आपने पहले पास के अंदर। ठीक है, और लास्टली आपने क्या करना है, आपने कंक्लूजन को पढ़ना है। तो अगेन मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ कि आपने पहले टाइटल पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन का पोर्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने सिर्फ सेक्शंस और सब सेक्शंस की हेडिंग को पढ़ना है और लास्टली आपने कंक्लूजन को पढ़ना है। तो ये पहले पास के कुछ स्टेप्स हैं और इसमें साहब सबसे अहम वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने रेफरेंसेस को, बिब्लियोग्राफी को भी देखना है और उसमें आपने कोशिश करनी है, सर्च करने की कि कौन सी साइटेशंस हैं, कौन से पेपर हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको आपने पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं ये आपने फर्स्ट पास के अंदर कंडक्ट करने हैं और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपने ढूंढने हैं। वो जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास हैं 5C। इस पास के बाद आपके पास ये 5 क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। पहला ये है कि ये किस कैटेगरी का पेपर है। ठीक है, किस कैटेगरी का पेपर है। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंट, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड की बात करूं तो उसमें हम कह सकते हैं कि क्या ये एक मेजरमेंट पेपर है, क्या ये एक एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टेंस सिस्टम है या एक रिसर्च प्रोटोटाइप है। अब ये जो कैटेगरी है ये डोमेन टू डोमेन चेंज हो सकती है। ठीक है, इसमें जो सोशल साइंस के लोग हैं उनकी कैटेगरीज डिफरेंट हो सकती हैं, मैनेजमेंट साइंसेस के लोगों की कैटेगरीज डिफरेंट हो सकती हैं। ऐसे ही हमारे पास जो ह्यूमैनिटीज़ के लोग हैं उनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप ये करना है, आपको पता चलना चाहिए कि आपका पेपर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड पॉइंट है कंटेक्स्ट, कि इस पेपर के रेलिवेंट और कौन से पेपर हैं। जब आप स्टडी कर रहे होंगे, जब आप पहले पास के थ्रू जा रहे होंगे, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ रहे होंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, तो आपको आपके जहन में ये पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, साथ साथ प्रोसेसिंग हो रही है कि ये जो मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, ये जो मैं काम देख रहा हूँ, तो इसके रेलिवेंट कौन से पेपर मैंने पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आपने साथ ही लिंकिंग मैपिंग करती जानी है कि साथ साथ कि ये इस तरह के पेपर मैंने पहले से भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल ही पहला ही पेपर पढ़ रहे हैं तो फिर तो आपका ये मैपिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर आपने पहले से 8, 10, 15 पेपर पढ़े हैं और कुछ रेलिवेंट पेपर भी पढ़े हुए हैं तो फिर आपके लिए ईजी होगा, आप फ़ौरन इस चीज़ को जान जाएंगे कि ये आपने इस तरह के पेपर पहले भी पढ़े हुए हैं। उसके अलावा आपने उसकी थ्योरेटिकल बेसिस को चेक करना है कि इस तरह की थ्योरी, इस तरह का प्रॉब्लम आपने पहले कहाँ पे पढ़ा हुआ है, कौन से पेपर में ये काम पहले से हो चुका है। यानी कि आपने कोरिलेट करना है बाकी वर्क के साथ जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है करेक्टनेस। इसमें बेटा हमने देखना है कि जो अजम्पशंस इसके अंदर की गई हैं वो वैलिड अजम्पशंस हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ें एजम्पशंस हैं, ये अगेन एक एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर ही इस चीज़ को इस स्टेज के ऊपर जज कर सकता है। इनिशियली बिगनर्स के लिए ये एक इशू हो सकता है, आपको क्लियर ना हो। उसके बाद हमारे पास है कंट्रीब्यूशंस, कि क्या जो पेपर है उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो किस तरह की हैं। हम आमतौर पे जब पेपर सबमिट करवाते हैं तो अक्सर एक फीडबैक आता है कि जी आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो आम तौर पे हम इसको दो कैटेगरीज में कहते हैं कि एक होते हैं माइलस्टोन पेपर्स, की पेपर्स, जिसमें एक मेन आइडिया फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद होते हैं इंक्रीमेंटल पेपर्स, ठीक है। उसी मेन आइडिया को थोड़ा सा चेंज करके हम एक उसी का एक पेपर छाप देते हैं, लेकिन वो सिग्निफिकेंट रिसर्च नहीं होती, वो इंक्रीमेंटल रिसर्च होती है, ठीक है। तो ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि आपने जो पेपर पढ़ा है उसमें सिर्फ इंक्रीमेंटल काम हुआ है या सिग्निफिकेंट काम हुआ है, ठीक है। अगेन इसमें भी फिर आपका एक्सपीरियंस काउंट करेगा, जितना ज़्यादा आप एक्सपर्ट होंगे अपनी फील्ड में उतना जल्दी आप इस चीज़ को पिक कर लेंगे। और लास्ट पॉइंट है क्लैरिटी, कि आपने जो पेपर पढ़ा है, जो आथर है उसने अपना कंसेप्ट, अपना आइडिया अच्छे तरीके से आपको कम्युनिकेट किया है या नहीं है। तो ये 5 C's हैं जो पहले पास के बाद इनके आंसर्स आपको आने चाहिए। अगर इनके आंसर्स आपको आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके लिए ये डिसीजन करना आसान हो जाएगा कि आपने सेकंड और थर्ड पास के ऊपर जाना है या नहीं जाना। अगर आप किसी भी सर्च इंजन में, एकेडमिक सर्च इंजन में जब आप सर्च करते हैं तो आपको क्यूरी देते हैं उसको, तो आपको वो सैकड़ों पेपर्स शो कर देता है, लेकिन उसमें जो रेलिवेंट पेपर्स हैं वो कुछ ही होते हैं जो आप, तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे और कहेंगे कि आप ब्रूट फोर्स तरीके से आप जाएंगे कि नहीं जी मैं तो सारे पढ़ूंगा, सारे पेपर पढ़ूंगा और सारा पढ़ूंगा, तो हो सकता है आप 1000 पेपर पढ़ें और उसमें से सिर्फ 5 या 10 पेपर हैं जो आपके रेलिवेंट हों, यानी कि आपने अपना इंतहाई कीमती टाइम, प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया ऐसे मटेरियल को पढ़ने के अंदर जो आपके रेलिवेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इस सिलसिले में सबसे अहम ये पहले पास के बाद आप इस चीज़ का इस जगह पे स्टैंड करना चाहिए आपको कि आपने सेकंड या थर्ड पास में जाना है। सेकंड और थर्ड पास में तभी जाएंगे जब ये आपके रेलिवेंट होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे पहले पास के बाद विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 5 to 10 मिनट्स आप डिसाइड कर लेंगे कि ये पेपर आपको मज़ीद पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास स्टार्ट हो जाता है सेकंड पास। इसमें ये जो पास है ये बेसिकली 1 आवर पे जा सकता है। इसमें आपने बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं उसको आपने समझना है कि पेपर के अंदर कंटेंट्स क्या हैं, उसको आप एबल टू समराइज़ द थ्रस्ट ऑफ द पेपर, कि उसका जो फ़्लो है उसको समराइज़ कर सकें, उसको समझ सकें। ये इसका गोल है इस पास का। आपने पेपर को केयरफुली रीड करना है। इसमें आपने क्या करना है कि जो प्रूफ्स हैं, डिफ़िकल्ट थिंग्स हैं, फार्मूलाज कुछ होते हैं, अगर आप उसको अभी इस फेज़ में आप इग्नोर कर देंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। और लास्टली कि आप को कुछ अहम पॉइंट्स आपके पेपर में नज़र आते हैं तो आपने उनको मार्जिन्स के ऊपर अंडरलाइन करना है या मार्जिन्स के ऊपर उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ज़माना था जब मैं आईटी के बच्चों को रिसर्च पेपर ख़ुद प्रिंट करके देता था, तो बच्चों से मैं कहता था कि ये जो बड़ा अच्छे वाइट पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये मुझे एक सेमेस्टर के एंड के ऊपर ऐसे बड़े अच्छे से वाइट पेजेस नज़र नहीं आने चाहिए। तो आपने इसको फुली, आपने इसको मार्जिन्स के ऊपर सारे अंडरलाइन किया हो, अहम पॉइंट्स आपने नोट किए हों, सारी आपकी थाट्स हैं वो आप उनके मार्जिन्स के ऊपर उसको लिखें, तो पता चले कि आपने पेपर को पढ़ा है और आपने इसको यूज़ किया है, रैदर दैन कि वो बिल्कुल एक वाइट पेपर है और जब एक 2-3 माह के बाद मैं आपसे दोबारा पूछूं तो आप वही पेपर वापस ले आएँ और उसके ऊपर आपने एक नुक्ता तक भी ना डाला हो, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि आप रिसर्च पेपर प्रिंट करने के बाद उसके मार्जिन्स के ऊपर लिखें, जो अहम पॉइंट्स हैं उनको, अहम जो चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करें, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है जो आपको हेल्पफुल होती है और अगले पासेस में हेल्प करती है, या आप कुछ अर्सा के बाद जब उस पेपर को पढ़ना चाहें
तो आप अपने उन्हीं जो लिखे हुए नोट्स हैं उनको पढ़ के जल्दी से चीज़ें क्विकली आप पिक कर सकते हैं। बेटा इसमें स्टेप्स हैं कि आपने केयरफुली सारे पेपर को रीड करना है। इसके अंदर आपने खुसूसन जो इलस्ट्रेशंस हैं, फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं, उनको अच्छे तरीके से देखना है, उनकी लेबलिंग को अच्छे तरीके से आपने देखना है। और उसके बाद लास्टली आपने एक बहुत ही अहम काम करना है, वो ये है कि आपने जो रेलिवेंट अनरीड रेफरेंसेस है बिब्लियोग्राफी के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना है। पहली फेज़ के अंदर आपने क्या किया था कि आपने वो रेफरेंसेस, वो साइटेशंस जो कि आपने पहले से पढ़ी हुई हैं उसको हाईलाइट किया था कि जी आपने पहले से पेपर पढ़े हुए हैं। सेकंड पास में आप क्या करेंगे, आप समझते हैं उसके रेफरेंस में कोई ऐसे पेपर हैं जो आप समझते हैं कि इस पेपर के रेलिवेंट हैं, आपने उनको हाईलाइट करना है ताकि आप उनको पढ़ सकें बाद के अंदर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। इसमें अब इस फेज़ का, इस पास का एंड रिज़ल्ट क्या होगा, किस नतीजे पे आप पहुंचेंगे। अगर आपको इस पास के बाद भी पेपर की समझ नहीं आ रही तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि सब्जेक्ट मैटर इज़ न्यू टू यू, आपके पास बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट मैटर आया है जिसको आप समझ नहीं सके। ठीक है कि या आपके पास आथर ने ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की है, प्रूफ इस्तेमाल किया है जिसको आप समझ नहीं सके, या पेपर अच्छे तरीके से रिटर्न नहीं है, या आप बहुत देर हो चुकी है, आपको नींद आई हुई है तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो फिर इसका हल क्या है कि पेपर को आप साइड पे रख दें और फिर जब मूड अच्छा हो तो फिर आगे पेपर को पढ़ लें। ठीक है, और अगर सर्वकाश की तरह के होंगे तो आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपने क्या करना है, परसवियर एंड गो टू द थर्ड फेज। आपने कहना नहीं आज ही होगा सारा कुछ। ठीक है, तो ये आप अगेन आपकी एटीट्यूड, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर समझ नहीं आ रही आप छोड़ दें, आप रेस्ट करें, चाय पिएं, अगर रात है सो जाएं, फिर अगले दिन उसको ट्राई करें। ठीक है, और अगर आप बड़े कमिटेड हैं तो आप कहें नहीं मैंने इसको थर्ड पास पे लेके जाना है और आज ही करना है, तो आप एक कप ऑफ टी और कॉफ़ी पीते हैं और दोबारा से तैयार हो जाते हैं, नहीं मैं अब आगे जा रहा हूँ। ठीक है, इट्स अप टू यू। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद बेटा हमारे पास थर्ड फेज़ है विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फेज़। इसमें इस फेज़ के अंदर आप एक्सट्रीम लेवल को टच करते हैं। वो एक्सट्रीम लेवल इस तरह का लेवल है कि इसमें आपने जो आथर है जिसने पेपर लिखा हुआ है उसकी जो छुपाई हुई बातें हैं ना उसको भी आपने बाहर निकालना है। जब आप किसी फ्रूट शॉप पे जाते हैं, यहाँ पाकिस्तान में बड़ा ट्रेंड है अनफॉर्चुनेटली, तो वो जब अपना फ्रूट का स्टॉल लगा रहा होता है तो बड़े अच्छे अच्छे फ्रूट जो हैं और जिनके साइजेस अच्छे होते हैं वो फ्रंट पे लगाए होते हैं, और जो फ्रूट्स जो कुछ अच्छे नहीं होते वो पीछे छुपाए होते हैं। और जब भी कोई कस्टमर उनके पास जाता है तो वो जो अच्छा मटेरियल नहीं है वो सेल करने की कोशिश करता है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बड़ा अच्छा ग्रेडिंग का सिस्टम है, तो आपने जिस ग्रेड का भी फ्रूट लेना आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। ऐसे ही यही जो थिंकिंग है ये रिसर्च पेपर के अंदर भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। वो अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं कि मैंने तो ये तोप चला दी है। ठीक है, अब आपका एज ए रिव्यूअर ये काम है कि आपने हकीकत तक पहुंचना है। उसने असल में क्या काम किया है, क्या चीज़ें छुपाई हुई हैं, क्या अजम्पशंस हैं जो उसने छुपाई हुई हैं, क्या बातें उसने छुपाई हुई हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसकी थ्योरी के अंदर, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, वो आपने सारे के सारे आइडेंटिफाई करने हैं। और ये कब होगा ये सारा कुछ, जब आप वर्चुअली री इम्प्लीमेंट करेंगे इस पेपर को आप समझेंगे कि वो पेपर अब उस आथर का पेपर नहीं है, वो पेपर आपका पेपर हो गया है। आप उस पेपर की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसकी चीज़ें हैं, उसके साथ फ़्लो करते हैं। उसके साथ जब आप फ़्लो करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। फ़र्ज़ करें कि आप एक रास्ते पे जाना, आपने लाहौर जाना है, आप किसी दोस्त से पूछते हैं तो एक दोस्त कहता है बड़ा अच्छा रास्ता है, आप इजीली लाहौर चले जाओगे।
ठीक है। लेकिन जब आप एक्चुअली ट्रैवल करते हैं तो फिर आपको हकीकत का सही पता चलता है, फिर आपको पता चलता है कि जो जिस दोस्त ने कहा था बड़ा अच्छा रास्ता है उसमें कितनी हकीकत है, ठीक है। तो जब आप वर्चुअली री इम्प्लीमेंट पेपर करते हैं, सारी चीज़ें, सारी एल्गोरिदम्स, अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें, जब आप खुद इम्प्लीमेंट करते हैं और जब उनका सारा जो हमारे पास है डाटा इकट्ठा करते हैं, तो जब आप अपने डाटे का एनालिसिस करते हैं जो आपने गेट किया है और जो ऑथर ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है, अगर तो सेम है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि ऑथर ने चीज़ें क्लियर नहीं की हुई हैं, ठीक है। तो ये एडवांस फॉर्म है और जिसमें हम इस चीज़ का पता चलाते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, और इसी से हम क्या करते हैं, इसी से हमें नए गैप्स मिलते हैं, नए नॉलेज। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है वो आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा क्या है, सॉल्यूशन। तो आपने रिसर्च, कोई भी आप बंदे रिसर्च करेंगे तो हमारा जो रिसर्च है दो हिस्सों पे होती है, एक है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और एक है सॉल्यूशन। जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपने आधी रिसर्च कर ली है, और जब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो इसका मतलब है आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो जब आप किसी के काम को इतनी बारीक बीनी से उसको नोट करते हैं और उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ये रिसर्च का ही काम है और आपने आधी रिसर्च कर ली है। तो आप यहाँ से आप फ्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप डिफरेंट सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा जो ये पास है, ये 4 to 5 फॉर बिगनर्स और फॉर 1 आवर फॉर एक्सपीरियंस रीडर्स, ये पास जो है वो चलेगा। एट द एंड ऑफ दिस पास आपके पास क्या होना चाहिए, आप अपनी मेमोरी से सारा पेपर रिकॉल कर सकें। इस हद तक आपको उसके काम को समझना है कि आप अपनी मेमोरी से बता सकेंगे कि ये चीज़ें हैं, ये इसके अंदर हुआ है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इम्प्रूवमेंट के यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद है कि उसके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप उसकी इम्प्लिसिट एजम्पशंस, मिसिंग साइटेशंस, ये बहुत अहम पॉइंट है कि हो सकता है कि कुछ बहुत ही अहम साइटेशंस हैं, कुछ बहुत ही अहम पेपर्स हैं जो उसने साइट नहीं किए हुए, तो आप उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बाज़ बात हम जब पेपर सबमिट करवाते हैं फॉर पब्लिकेशन, तो उसमें भी हमें जो रिव्यूवर्स फीडबैक देते हैं कि आपने ये बड़ी अहम साइटेशन थी तो आपने इसके अंदर उसका रेफरेंस नहीं दिया, आपने बताया ही नहीं कि ये साइटेशन है और इससे रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये आपको इस पास के बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास है सेकंड पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन विच इज़ डूइंग अ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो इसमें मैंने जैसे स्टार्ट में आपको क्लियर किया था कि वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस नॉट कंटेंट्स। कंटेंट्स के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे, यहाँ पे हम प्रोसेस के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने पेपर रीड करने के 3 पासेस देख लिए हैं, और पहला पास में हम एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं, सेकंड पास के अंदर हम कंटेंट्स का ओवरव्यू लेते हैं, और थर्ड पास के अंदर हम फुली अंडरस्टैंड करते हैं पेपर को। इसमें हमने डिसाइड करना होता है कि किस फेज़ के अंदर हमने पेपर को नहीं पढ़ना, छोड़ देना है, और वो ख़ासतौर पर पहली फ़ेज़ है, पहला पास है, जिसके बाद हमें पता चल जाना चाहिए कि ये पेपर हमारे रेलिवेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड पास, सेकंड फेज़ ऑफ माय रिसर्च टॉक विच इज़ अबाउट लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे जो है ये बहुत ही अहम एक वर्क है, टास्क है, जो कि तकरीबन सभी को करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, ठीक है। और ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, आइटरेटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आइटरेशंस कैसे चलती, तो अभी हम देखते हैं कि फ़र्स्ट जब आप लिटरेचर, आपको एक टास्क मिलता है आपके टीचर की तरफ से कि जाएं इस फील्ड में जाके इसका लिटरेचर रिव्यू करें या तैयार करके लेके आएँ, तो आप को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे काम करने लगे हैं, ठीक है। उस टॉपिक के अंदर सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। अहम जो कीवर्ड्स हैं उनको उस टॉपिक के अंदर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि आई वांट टू टॉक अबाउट डू द लिटरेचर सर्वे अबाउट द एंटोलॉजी बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम्स इन एजुकेशन, ठीक है। तो अब इसमें एंटोलॉजी, रिकमेंडर सिस्टम एंड एजुकेशन, ये 3 कीवर्ड्स हैं, ठीक है।
इसी तरह आप हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन लीगल फील्ड और इन गवर्नमेंट और इन हेल्थ, तो इसमें ब्लॉकचेन कीवर्ड हो गया। आपकी जो डोमेन है वो हेल्थ है, वो आपकी लॉजिस्टिक्स है, या जो भी फील्ड होगी, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आपको सबसे पहले पता चलने चाहिए। जब आप अपने कीवर्ड्स को फाइनलाइज कर लेंगे, उसके बाद आपने यू हैव टू गो टू सम एकेडमिक सर्च इंजन। तो उसमें सबसे फेमस गूगल स्कॉलर है, उसके अलावा भी बड़े हैं, साइटसीड है, सिमेंटिक स्कॉलर भी है। इसी तरह जितने भी फेमस डेटाबेसेस हैं, दे हैव देयर ओन सर्च इंजन्स, ठीक है। आप उनकी साइट्स पे चले जाएंगे, IEEE का अपना सर्च इंजन है, ठीक है, स्कोपस का। आप तो किसी भी डेटाबेस पे चले जाएं, ये एक मैंडेटरी फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है जो सब डेटाबेसेस ने दी हुई है, ठीक है। तो इनिशियली पॉइंट, अगर आप डेटाबेसेस का नहीं पता तो आप गूगल स्कॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने कीवर्ड्स देंगे। अच्छा, मैं अपने बच्चों से, जब IT के बच्चों से रिसर्च करवाता हूँ लिटरेचर रिव्यू, तो मैं उनको टॉपिक खुद असाइन करता हूँ, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, बच्चों को आइडिया नहीं होता आप बिगनर्स को कि कौन से टॉपिक में किस लेवल पे क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है। तो ये जो हमारे सुपरवाइज़र्स हैं, जिसको मैं पीर कामिल कहता हूँ, अच्छे पीर अगर मिल जाएं तो आपकी वो बाजू पकड़ के आपकी रिसर्च से गुजार देते हैं। तो ये उनका काम है कि आपको गाइड करें कि आपका टॉपिक क्या होगा, ठीक है। जो बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, बिल्कुल ठीक है। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो फिर आप खुद से भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक जो है आप गूगल स्कॉलर पे उसके कीवर्ड्स पुट करें। अच्छा, अब मैं एक टॉपिक दे दिया, उसने स्टूडेंट ने कीवर्ड्स डाले हैं सर्च इंजन के अंदर। अब मसला है कि कोई 300, 400, 500, 1000 रिसर्च पेपर्स रिटर्न किए हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि आपके पेपर्स जो हैं रिटर्न हुए हैं वो सारे आपके रेलिवेंट है या नहीं है। अगर तो सर्च इंजन इतने एडवांस होते तो हमें परेशान होने की बात नहीं थी, हम सिंपली कहते भी इसने जो भी हमें रिटर्न किया है वही हमारा रेलिवेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, सर्च इंजन इतने एडवांस नहीं है अभी कि वो हमें रेलिवेंट मटेरियल दे सकें, ठीक है। तो मैं आमतौर पे आपने गूगल स्कॉलर अगर यूज़ किया तो आपको पता है कि वो टाइटल शो करता है रिज़ल्ट के अंदर, और एब्स्ट्रैक्ट का कुछ पोर्शन शो करता है, और उसमें आपके कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देता है, ठीक है। तो आपने कभी गौर किया होगा, अगर 3 कीवर्ड्स हैं तो जो रिज़ल्ट रिटर्न हुआ है उसमें कुछ में तीनों होंगे, किसी में वो 2 कीवर्ड्स होंगे, किसी में 1 कीवर्ड होगा, ठीक है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए ऐसे पेपर्स के ऊपर जिसमें सारे कीवर्ड्स मौजूद हैं। अब हमने एवेल्यूएट करना है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज़ करनी है। कैसे कि हमने देखना है कि कौन से पेपर हमारे रेलिवेंट हैं। तो ऐसे पेपर हम उनके ऊपर पहले हिट करेंगे जिनमें तीनों कीवर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है कि जो सर्च इंजन्स हैं ना, वो जब रिज़ल्ट रिटर्न करते हैं तो वो रैंडमली पकड़ के पेपर रिटर्न नहीं करते, वो सारे रिज़ल्ट्स को रैंकिंग असाइन करते हैं, रैंक करके रिज़ल्ट वापस भेजते हैं, रैंकिंग होती है। अब देखें ना, करोड़ों रिसर्च पेपर्स होंगे, करोड़ों वेबसाइट्स होंगी, करोड़ों वीडियोस होंगे यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है। लेकिन जब आपकी क्यूरी देते हैं तो कुछ ही आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है। वो करोड़ों में आपके रेलिवेंट कुछ ही आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि यही आपको दिखानी है, बाकी नहीं दिखानी? वो सर्च इंजन डिसाइड करता है कि ये जो है जी आपके रिलेटेड है, और उनको रैंक करके बताता है कि पहले नंबर पे आपको क्या दिखाना है, दूसरे नंबर पे आपको क्या दिखाना है, तीसरे नंबर पे आपको क्या दिखाना है। ये सारा काम कौन करेगा? सर्च इंजन, ठीक है। तो ऐसे ही ये सर्च इंजन आपको चीज़ें रिटर्न करेगा, ठीक है। उसमें आपने जो पहले वाले हैं उसको, जो पहले पेज के ऊपर हैं उनको टॉप प्रायोरिटी होती है, उसमें मैक्सिमम चांस होते हैं। फिर सेकंड पेज पे उसके चांसेस कम हो जाते हैं, थर्ड पेज पे और कम हो जाते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने अब ये कहा है कि हमने सिर्फ सर्च इंजन के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं करना, हमने साथ अपना भी कुछ करना है। तो अपना क्या करना है कि कीवर्ड आप सर्च करेंगे, उसके बाद आप कुछ पेपर्स हैं, रीसेंट पेपर्स, रिसर्च में रीसेंट पेपर्स की बड़ी अहमियत है, ठीक है। आप 20 साल पुराना, 5 साल, मैं तो कहता हूँ कि 2 साल से आगे सब पुराना हो जाता है। मैंने अपने विकास साहब को एक दो दफ़ा कहा कि है ना, रिसर्चर्स के लिए बुक्स पढ़ना जो है ना वो पॉइजन है,
जहर है। रिसर्चर्स को बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, मेरा ये व्यू है, क्योंकि आम तौर पे बुक्स के अंदर पुराना नॉलेज होता है, 5 साल का, 10 साल का, और कई जो बड़ी क्लासिक बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, वो उनकी जो एडिशंस हैं वो बड़े पुराने होते हैं, 5 साल 10 साल। कई ऐसे अच्छी बुक्स हैं वो अभी भी चल रही हैं, 20 साल पुरानी हैं। ठीक है, अगर आप उसको बेस बना के अपनी रिसर्च करेंगे, उसके अंदर किसी टॉपिक को बेस बना के अपनी रिसर्च करेंगे, तो फिर आप माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं, आप ज़ीरो से स्टार्ट भी नहीं कर रहे। तो इसके लिए बड़ा अहम है कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जितना भी अच्छा यूज़फुल रेलिवेंट डाटा आप इकट्ठा कर सकते हैं वो आपने करना है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला है, पिछले 2 साल के अंदर जो डाटा इकट्ठा करना है उसमें मसला क्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम शायद आपने नाम सुना हो, ये एक डॉक्ट्रेन भी है इंडिया की, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको तैयार किया है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। वो क्या है कि अगर पाकिस्तान पे अटैक करना है तो वो जब अपनी आर्मी को मोबिलाइज़ करते हैं तो उनको 1 माह लग जाता है आर्मी को बॉर्डर पे लेके आते। अब कहते हैं इस 1 माह में तो बड़ा कुछ हो जाएगा, पाकिस्तान भी तैयार हो जाएगा, इंटरनेशनल प्रेशर भी आ जाएगा, तो जंग नहीं हो सकती। अब वो चाह रहे हैं कि जंग कर दी हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम विदिन 48 आवर्स हम ऐसा कुछ करें कि विदिन 48 आवर्स हम पाकिस्तान पे अटैक कर दें। इस डॉक्ट्रेन को कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रेन कहते हैं। ऐसे ही जो रिसर्च पेपर पुराने हो जाते हैं उनको साइटेशंस अच्छी मिल जाती हैं, उनकी वैल्यू हो जाती है, सब लोग जान लेते हैं। गूगल स्कॉलर जो है या इसी तरह के सर्च इंजन हैं जो ऐसे पेपर्स को ऊपर ले जाता है जिनकी साइटेशंस अच्छी होती हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो, जिनकी साइटेशंस अच्छी हैं वो पेपर ऊपर चले जाते हैं। लेकिन मसला है साइटेशन रिसेंट पेपर्स को नहीं मिलती, पुराने पेपर्स को ज़्यादा मिलती हैं। तो आप एक चीज़ पे कभी गौर कीजिएगा कि जो ऊपर पेपर आ रहे होते हैं वो पुराने पेपर ज़्यादा होते हैं, रिसेंट कम होते हैं। तो हम मजबूरन क्या करते हैं कि हम 7 ईयर्स का भी बाज़ का फ़िल्टर लगा लेते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स का फ़िल्टर लगा लिया ताकि हमें वही सिर्फ शो हो। अब जो इस सारा मसला है ना वो ये है कि हमने रीसेंट रिसर्च पेपर्स, रेलिवेंट रीसेंट रिसर्च पेपर्स को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, गूगल स्कॉलर हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा मैनुअल होना पड़ेगा अपने काम के लिए, अपना लिटरेचर फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा मैनुअल वर्क भी साथ करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप कुछ 2-4 पेपर आपको इनिशियल सीड पेपर जिसे कह सकते हैं वो मिल जाएंगे, 3-4 पेपर्स, आप उनको पढ़ें। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आप क्या करें, उसके अंदर जो लिटरेचर सर्वे का जो पार्ट है, लिटरेचर रिव्यू का जो पोर्शन है उसको पढ़ें। उसके अंदर उसी के रेलिवेंट पेपर्स की तरफ आपको पॉइंट किया गया होगा। ठीक है, आप उस रेलिवेंट पेपर्स को डाउनलोड कर लें, उनको पढ़ें। अगर उस लिटरेचर रिव्यू में कोई रीसेंट लिटरेचर सर्वे आपको मिल जाए तो यू आर लकी। अगर कोई बंदा जिसने उस फील्ड के अंदर पिछले 2 साल में, 1 साल में कोई लिटरेचर सर्वे किया हुआ है तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आपके लिए अब ज़्यादा आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, वो तकरीबन उस पेपर के अंदर आपको सारा समराइज़ करके बता दिया गया होगा। ठीक है, अगर ये ना हो तो फिर क्या करना है, फिर बेटा हम सेकंड पास पे जाएंगे, सेकंड स्टेप पे जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जो रेलिवेंट पेपर कुछ आपके जो आपकी रिपोजिटरी बिल्ड हो रही है इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने शेयर्ड साइटेशंस फाइंड करनी है। शेयर्ड साइटेशन से क्या मुराद है कि आपके पास 10 पेपर हैं और 5 लेट्स सपोज 5 पेपर्स के अंदर एक पेपर का रेफरेंस दिया गया है। एक पेपर है जो 5 लोगों ने उसको साइड किया हुआ है, इसको कहते हैं शेयर्ड साइटेशन। यानी कि अगर इतने 10 में से 5 ने उसको रेफ़र किया हुआ है तो इसका मतलब है कोई ख़ास बात है उस पेपर के अंदर, वो रेलिवेंट पेपर है आपका। ठीक है, आप उस पेपर को देखें, चेक करें, उसको डाउनलोड करें। और इसके अलावा आपने क्या फाइंड करना है, रिपीटेड आथर्स। आपने देखा कि कुछ आथर्स हैं वो बार बार आ रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो आथर आपकी फ़ील्ड के रेलिवेंट आथर हैं, वो आपकी फ़ील्ड में पहले से काफ़ी काम कर चुके हैं, इसलिए उनका नाम बार बार आ रहा है। शेयर्ड साइटेशंस और रिपीटेड आथर्स ये आपने फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो शेयर्ड साइटेशंस हैं उनको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपके जो आथर्स हैं, ख़ास तौर पे जो फॉरेन आथर्स हैं, वो बेटा क्या करते हैं कि वो अपनी ख़ास तौर पे वेबसाइट्स हैं
वो अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, वो अपना डाटा है, प्रोफाइल है, अप टू डेट रखते हैं। वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप उन ऑथर्स की प्रोफाइल्स चेक कर सकते हैं, उनका रिसेंट वर्क चेक कर सकते हैं। अगर एक बंदा एक फील्ड में काम कर रहा है तो मैक्सिमम चांसेस यही होंगे कि उसी फील्ड के अंदर ही जाएगा आगे, ठीक है। तो हम उसका रिसेंट वर्क चेक कर सकते हैं, उसकी रेलिवेंसी फाइंड कर सकते हैं। और रेलिवेंसी कैसे फाइंड करेंगे? पेपर जो रीड करने का तरीकाकार है उसके थ्रू, ठीक है। उसके अलावा अगला काम क्या होगा? अगला ये काम है कि वो ऑथर है जिसने रिसेंट पेपर पब्लिश किए वो किस कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिश किए हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन फ़ॉरेन में कॉन्फ्रेंसेस का काफ़ी ट्रेंड है। तो आप देखें कि आपके रेलिवेंट कॉन्फ्रेंसेस कौन सी हैं और वो थ्रू कैसे पता चलेगा? ऑथर के थ्रू आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपने उन रेलिवेंट कॉन्फ्रेंसेस को ब्रोज़ करना है, उनकी प्रोसीडिंग रीसेंट प्रोसीडिंग्स पे जाना है और रीसेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर आपने जाके आपने कोशिश करनी है अपना रेलिवेंट लिटरेचर फाइंड करने की, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी रेलिवेंट लिटरेचर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें जो साइटेशन आपने पहले डाउनलोड की थी और इस प्रोसेस के बाद अगर आपको साइटेशन मिलें तो आप इन सब को डाउनलोड करें और उनको पढ़ें, ठीक है। और उनको पढ़ें और उसमें से फिर रीआइटरेट करें, उसमें ये प्रोसेस दोबारा चलाएं। आईटी के लोग जानते होंगे रिकर्जन्स, ठीक है, उनको मैं पढ़ा भी रहा हूँ आजकल रिकर्जन्स को, ठीक है। तो ये एक रिकर्सिव प्रोसेस है, रिपीटेड प्रोसेस है। ये हो सकता है कि एक दफ़ा आप प्रोसेस कंप्लीट करें तो सिर्फ आपको हाफ मटेरियल मिले, अगली दफ़ा जब रेपिटेशन पे जाएंगे तो हो सकता है कि 3-4 अच्छे पेपर और मिल जाएं, फिर रेपिटेशन पे जाएंगे तो 2-3 पेपर और मिल जाएं, ठीक है। तो आपने ये प्रोसेस कब तक चलाना है? जब तक आपने एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, आपका ये जो सर्चिंग का काम है एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। अब आप मेंटली तैयार हो जाएं कि मेंटली आप कहें कि नहीं अब इससे ज़्यादा मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही, वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। तो ये साइन होता है कि आपने एग्जॉस्टेड सर्च कर ली है, अब आपके पास कोई नया मटेरियल नहीं है, आपने सारी रीसेंट मटेरियल को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। उस रीसेंट मटेरियल की बेस के ऊपर आप लिटरेचर रिव्यू अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ये सारा काम, ये प्रोसेस हमने क्यों चलाया है? इसलिए चलाया है ताकि हम रीसेंट लिटरेचर को फाइंड कर सकें। और वो आपको पता चल गया है कि कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है जी। कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम ये है कि नया पेपर आपने छापा है लेकिन उसको कोई साइटेशन नहीं मिली, वो वेल नोन नहीं है, तो आमतौर पे जो सर्च इंजन्स हैं उसको रैंक नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे पहले 2-3 पेजेस पे नहीं लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन हमारी ये जो है ये हमारा प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए और हमें रीसेंट पेपर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, अपने पेपर्स को फाइंड करेंगे और इस प्रोसेस को रिपीटेडली कंडक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास था लिटरेचर सर्वे को कंडक्ट करने का तरीका, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की प्रेजेंटेशन थी जिसमें इस प्रेजेंटेशन में बेसिकली 2 पार्ट्स पे हमने काम किया, हाउ टू रीड द पेपर एंड हाउ टू फाइंड द रेलिवेंट लिटरेचर, ठीक है। और लास्टली मैं डॉक्टर वसीम साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का। इसी तरह हमारे पास डॉक्टर मुजम्मल साहब हैं, ये भी रिसर्च सोसाइटी के मेंबर हैं, इनका भी शुक्रिया, और अलीम साहब का और तमाम स्टूडेंट का बहुत शुक्रिया, और सोसाइटी के मेंबर्स का शुक्रिया कि जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। थैंक यू।